आज जो विपक्ष जो वन पार्टी सिस्टम की बात हो रही है, वन पार्टी सिस्टम पहले तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जहां विपक्ष हारा है, जैसे कांग्रेस भी मान ले तो उसको 40% वोट शेयर है, 40% वोट शेयर है। लेकिन डिफरेंस पार्टीज में यही है इन दोनों गठबंधनों में कि एक पार्टी चैलेंज लेकर के लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ रही है, दूसरा जो विपक्ष का गठबंधन है कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड और कुछ ना कुछ अपनी वीकनेस को छोड़ करके दूसरी बातों को क्या बोलते हैं, दूसरी बातों को कहता है कि उसकी वजह से हम ये चुनाव बहाना बना लेते हैं। बहाना बना लेते हैं जो रीस्टार्ट करती है, अगर वो कहीं पर हार गई या उसे फेलियर का सामना करना पड़ा तो वो रीस्टार्ट करती है अपने सिस्टम को, वो देखती है कि कहां पर उससे गलतियां हुई। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के दल हैं जो पहले बहाना खोजते हैं, न जाने कभी बैठकर वो ये समीक्षा करते होंगे हार की कि हमसे क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, या सिर्फ बहाना खोजकर वो अपना फेस कम से कम सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही जो फेस सेविंग की उनका ये तरीका है, इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान दे रहा है। और अब सोचना होगा नए सिरे से इंडिया अलायंस के तमाम दलों को कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है। और सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी के सामने है तो अब अखिलेश यादव के सामने है। जो कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे क्या सबक अखिलेश यादव लेंगे, ये देखने वाली बात है। और ले भी रहे या नहीं ले रहे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जब पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव गए तो वो बाकायदा पोस्टर्स लेकर गए थे, वो बाकायदा ग्राफ्स लेकर गए थे, वो बता रहे थे कि कुंदरकी में उनके साथ क्या हुआ, वो बता रहे थे कि रामपुर में उनके साथ हुआ। तो क्या देवेंद्र लग रहा है आपको कि कोई सीख यहां से ली जा रही है विपक्ष की तरफ से, या वही तरीका है कि हार गए तो हमें ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है या सिस्टम पर, जीत गए तो जनादेश? इसे बहाने वाले पे एक बात बताऊं प्राची, मैं आपको 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद उस संदर्भ में इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा जी, उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहेगा। बोले कि देखो इलेक्शन वोटिंग ठीक से हो गया और काउंटिंग ठीक से हो गया तो हम लोग बहुत आसानी से जीत बात इन्होंने मुझे बताई तो बड़ी जोर से हैरानी व्यक्त की है। ये तो, कहा गया आपसे? तो जैसे उन्होंने कहा काउंटिंग के बाद तो मैं भी शॉक्ड, मैंने काउंटिंग ठीक होने का मतलब। फिर उन्होंने ये बात बताई कि पिछले काउंटिंग में लगभग 50 सीट तो जीती हुई सीट हम लोग हार गए, क्योंकि वहां पर टीएमसी के लोगों ने दादागिरी गुंडागर्दी कर ली और हम उसको काउंटर नहीं कर पाए। फिर मैंने ये कहा कि ऐसा कैसे, फोर्सेस तो वहाँ मौजूद थी काउंटिंग सेंटर पे। उनका कहने था कि वो सेंटर के बाहर थी, अंदर तो पूरा टीएमसी का सिस्टम था, तो जो जितने एजेंट थे उनको हमारे कई सारे कंस्टिट्यूंसी में मार के भगा दिया गया, कई जगह कैंडिडेट को भगा दिया गया। फिर मैंने ये भी पूछा था कि इस बात को आप लोग पब्लिक डोमेन में लेकर क्यों नहीं आए। उनका ये कहना था कि हमें तो ये पता था ना कि टीएमसी इसी ढांचे पर काम करती है, तो हमें हमारी ये जिम्मेदारी थी कि जब इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपकी सतर्कता काउंटिंग के दिन भी होनी चाहिए थी, आपकी सतर्कता और मजबूती काउंटिंग के दिन भी होनी चाहिए थी। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारा फॉल्ट है और इस बार उस कमी को हम दूर कर रहे हैं और नतीजों के दिन भी आप देखेंगे कि हम किस मजबूती के साथ काउंटिंग सेंटर पर डटे रहेंगे। तो एक तरफ एक पार्टी ऐसी है जो कि जान रही है, देख रही है कि हमारे साथ गलत हुआ, बावजूद इसके नतीजों के बाद उसको क्लेम नहीं कर रही, बता नहीं रही कि इस वजह से हार गए, बस अपने सिस्टम में सुधार कर रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि हारने के बाद भी अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे बहाने ढूंढे जिसको प्रथम दृष्टया ही सौरभ से ये समझ में आया कि इस बात का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो एक बड़ा फर्क हो जाता है। अखिलेश यादव के केस में भी देखें तो आप एक उदाहरण आप समझें कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के सामने अगर पढ़ रहे हैं तो अपना वो चप्पल शूज निकाल के और फिर प्रणाम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनको ये दिख रहा है ना कि इस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी ऐसी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जा रहे हैं उनके सामने जो कि चुनाव हारी हैं, उसके लिए आप लखनऊ से उठकर टीएमसी के दफ्तर में और या टीएमसी घर ममता बनर्जी के घर पहुंच जा रहे हैं। तो अपने आप में नैरेटिव में लूजर के साथ अगर आप खड़े हो रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब पहले से ही आप और उस तरह के बहाने इकट्ठा करना, उस तरह की चीजें करना। ग्राउंड पे जब मेहनत करना चाहिए, ग्राउंड पे मेहनत ना करके आप बाकी सारी चीजों में लगे रहेंगे तो फिर उसके बाद नतीजों के बाद बहाना और रोना। मैं तो कहता हूं एसआईआर में ही क्या आपने जान झोंकी? इसमें मैं शायद टीएमसी को नाम ना लूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने जब एसआईआर हुआ तो उस वक्त आपने जो आज कह रहे हैं उस वक्त वो काम किया क्या? किसी का वोट कटे ना। और दूसरी तरफ बीजेपी का आप सोचिए सर, जब एसआईआर चल रहा था तो बीजेपी की बैठकों में यह तक कहा गया, वो मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भी कहा गया जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके या पार्टी की मीटिंग में, कि आप लोग शादी ब्याह न्योता इसमें इन्वॉल्व ना रहें, वो छोड़ दें, वो अपना होते रहेगा जिसको करना है, सामाजिक कार्यक्रम होते रहेगा, आप एसआईआर पर फोकस करें। एसआईआर पर अगर फोकस नहीं करेंगे, अपने लोगों के नाम उसमें नहीं रहेंगे, कट जाएंगे, तो फिर चुनाव में इसका नुकसान होगा। और ये सांसदों और विधायक की बैठक में भी इस तरह की सख्त नसीहत दी जाती थी
क्योंकि उस समय शादी ब्याह का मौसम चल रहा था, तो बहुत सारे नेताओं की वो तस्वीरें आती थी। तो इतनी बारीकी पर अगर कोई पार्टी ध्यान देकर मेहनत कर रही हो, दूसरी तरफ सिर्फ बयानबाजी, ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत अगर पॉलिटिक्स चला रहे हो, तो फिर नतीजों में फर्क तो आएगा। मुझे याद है उस ये नए प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी में बने हैं अभी, वो बैठक ले रहे थे और उनका ये छपी हुई उनका बयान था कि अगर आप लोगों ने ये मान लिया है कि चुनाव हार गए हैं या हारना है तो मुझे अभी बता दीजिए, बिल्कुल, ताकि फिर मैं किसी और को दूं जिम्मेदारी। बिल्कुल। और अपने सरकार के लोगों पर भी, सरकार के सिस्टम पर भी, उनकी पार्टी की सरकार है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। उसमें भी कोई ये परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो जाहिर तौर पे अपना 100% झोंकने वाला जो काम होता है वो बीजेपी करती है। और दिल्ली से सौरभ बाकायदा उसमें रिपोर्ट लिया जाता था कि कौन कौन सा नेता किस किस जगह पे जा रहा है, कौन सा कार्यकर्ता किस जगह पे जा रहा है, लोगों को समझा रहा है, बता रहा है ये कैसे आपको अपना नाम जुड़वाना है। लेकिन मैं फिर ममता बनर्जी एक अलग कैटेगरी है, एक अलग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो, तो इसीलिए मैं उनकी तुलना अखिलेश यादव से भी नहीं कर सकता, उनकी तुलना आप राहुल गांधी से भी नहीं कर सकते, तेजस्वी यादव से भी नहीं कर सकते। आप उन पे सारे आरोप लगा सकते हैं, ये आरोप नहीं लगा सकते कि इनको राजनीति नहीं आती। नहीं, बहुत बेहतरीन राजनीति आती है और इतनी सक्षम है राजनीति में, साम दाम दंड भेद राजनीति के जो 4 चीजें ममता बनर्जी जी से बेटर कोई नहीं जानता है। और इसीलिए तो 15 साल तक राज की है बंगाल में। ममता दीदी तो खुद कहती थी अखिलेश यादव के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, एगुलो तो छोटो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे सामने। तो उससे ही दर्शाता है कि उनके अंदर किस तरह की परिपक्वता है राजनीति को लेके। यहाँ पे 2 चीज मैं उठाना चाहूंगा जरूर। एक, जो आपने इंटरनेशनल मीडिया के बारे में जो आपने उल्लेख किया है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मोदी जी जो हुए वो इंटरनेशनल मैस्कॉट है। मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अखबार अगर इस तरह के लेख अगर लिख रहे हैं, देन आई विल से सर्टेनली विथ अ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि मोदी जी इज अ फेनोमेनन एट द ग्लोबल लेवल। वो अपने आप में एक फेनोमेनन है, नहीं तो पश्चिम की टिप्पणी इस तरह की नहीं होती है। सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय राजनीति में। जिस तरह का प्रणाम उन्होंने किया है, हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है बंगाल में, देवी देवताओं के सामने हम लोग इस तरह से नतमस्तक होके झुक के प्रणाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मोदी जी ने दर्शाने की कोशिश किया कि जनता जो है वो देवी देवता की प्रतिबिंब है और उन्हीं के सामने इस तरह से झुक के वो प्रणाम कर रहे हैं। आज तो मैं कहूंगा कि संघ परिवार के लिए जिनका मैस्कॉट है, आइडियोलॉजिकल मैस्कॉट, कल्चरल मैस्कॉट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो हिंदुत्व की जो आइडियलिज्म है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से फैलाया है, बीजेपी ने वो कमाल करके दिखाया है बंगाल में। और शायद आज गर्व से कह सकते हैं कि जहां पे जन्म लिए थे मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। नारा बदल दिया आपने। नहीं, लेकिन ये बात ठीक है। लोग वैसे कहेंगे कि संघ, आरएसएस, नागपुर ये घर है बीजेपी का, लेकिन शायद बीज तो बंगाल में है। कोर्स, आई मीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर जो भारतीय जनसंघ जो पेरेंट आप कह सकते हैं पार्टी है भाजपा की, तो जननी तो वही है। इसलिए भी आप देखेंगे कि जो आज आई थिंक भास्कर उनका नाम था, जो 98 ईयर्स के जो फ्रेंड रह चुके हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, उनका भी होना बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि उन्होंने लगभग 75 साल बाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के डेथ के 75 साल बाद आज जो उनका सपना होगा वो रियलाइज हुआ है। माखनलाल सरकार। सॉरी, दूसरी बात यह है कि कैसे आप जो कह रहे थे कि एक बात जो छूट गई, जो हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टी टीएमसी में अब क्राइसिस बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये दोनों ही कैडर और लीडर्स और एमएलएस के लिए इनएक्सेसिबल हैं, मिलते नहीं थे। एक बहुत बड़ी बात है, आप ये चेक करिएगा अपने रिपोर्टर्स वगैरह से।